बातें क्लियर हो गई। इसी को हम पढ़ रहे थे, भारत में अफवाह तंत्र, इसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसमें हमने देखा बेसिन क्या है और अफवाह क्या है और अफवाह तंत्र। अप मतलब होता है दूर, वाह मतलब होता है ले जाना, किसी को अपने साथ ले जाना बहा के, उसी को बोलते हैं अफवाह। क्या बोलते हैं? अफवाह। बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करें, बात यही करेंगे कि नदी क्या है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नदी। एक शब्द आता है नदी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवर। क्या बोलते हैं? रिवर क्या है? किसी नदी में आप देखते हैं अपार जल होता है, तो जल की वह अपार राशि जो किसी उद्गम स्थान से निकलकर, नदी क्या है? जल की वह अपार राशि जो किसी उद्गम स्थान से क्या करती है, निकलकर धरातलीय ढाल का अनुसरण करते हुए, किसका अनुसरण करते हुए? धरातलीय ढाल का अनुसरण करते हुए अपने जल को किसी अपने से बड़ी नदी में या किसी सागर या महासागर में छोड़ देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नदी। क्या कहते हैं? मैंने बोला जब नदी निकलती है कहीं ना कहीं से निकलेगी, कहीं ना कहीं धरातलीय क्षेत्र से निकलेगी। जब निकलेगी तो वो नदी उधर ही बहेगी जिधर ढाल पाएगी। जिधर क्या पाएगी? ढाल। नदी जिधर ढाल पाती है उधर क्या करती है? बहती है। चाहे क्यों ना उसको कितनी भी लंबी दूरी तय करनी पड़े, अगर नदी इधर ढाल पा रही है बहते हुए तो इधर बह जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर ढाल पाई इधर बह जाएगी। चाहे क्यों ना उसको कितनी भी लंबी दूरी तय करनी पड़े, बट जिधर ढाल पाएगी नदी उधर ही बहेगी। तो नदी किसी न किसी स्थान से निकलती होगी, निकलने के बाद कोई धरातलीय ढाल का अनुसरण करती होगी, और जब बहती है तो बहने के बाद या तो अपने से बड़ी नदी में मिल जाएगी, या तो किसी सागर या महासागर में नदी अपने आप को जाके समाहित कर देगी। यही तो काम है नदी का। नदी का काम तो यही है। लिखा है, लिखिए। चलिए, जल का वह अपार राशि, जल की वह अपार राशि जो किसी उद्गम स्थान से निकलकर धरातलीय ढाल का अनुसरण करते हुए किसी अन्य नदी या सागर में विलुप्त हो जाती है, उसे नदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे मित्र? उसे नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नदी। हेलो, नदी या सागर में विलुप्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नदी कहते हैं। बातें क्लियर हो गई? चले आगे की तरफ बढ़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए अब हम लोग बात करते हैं नदी जो निकलती हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों से निकलती हैं, भारत की किन किन जगहों से
मतलब नदी के स्रोत भारत में कहाँ कहाँ से, किन किन क्षेत्रों से भारत की किन किन क्षेत्रों से नदियों का उद्गम होता है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। आइए, भारत में अपवाह तंत्र जो है, जो अपवाह तंत्र या हम कहें या स्रोत कहें, दोनों बात एक ही, बातें क्लियर होगी। तो भारत में नदियों का स्रोत उद्गम 2 क्षेत्रों से माना जाता है। कितने क्षेत्रों से? एक पॉइंट हम लिखते हैं, भारत में नदियों का उद्गम स्रोत 2 स्थानों से होता है। 2 स्थानों से होता है। कितने स्थानों से होता है? कितने स्थानों से होता है? 2 स्थानों से होता है। पहला है, एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां, मतलब हिमालयन अपवाह तंत्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? हम पहला जो उद्गम है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम बोलते हैं हिमालयन अपवाह तंत्र, इसी को बोलते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा पॉइंट को अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से लिखना, क्योंकि हर पॉइंट तथ्यात्मक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके हर पॉइंट से, जो एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती। दूसरा आप लिखिए हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा लिखिएगा प्रायद्वीपीय। अभी मैं दिखा रहा हूँ, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। बातें क्लियर हो गई? पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, 2 जगह से नदियों का उद्गम। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, फिगर पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आगे की तरफ बढ़े, मिटा दें। देखिएगा, एक मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ आपके सामने, आप उसको समझने का प्रयास करें। ये भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, इसे बोलते हैं हिमालयन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? इन हिमालय से जो नदियां निकलेंगी, इन हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं हिमालयन अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय अपवाह तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके नीचे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या दक्षिणी जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियां निकलेंगी, जितनी भी नदियां निकलेंगी, उनको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तंत्र क्या है? यदि कोई नदी बह रही है, ध्यान देना, यदि कोई नदी बह रही है, इसमें कोई नदी आके और मिल जा रही है, इसमें अन्य नदी दूसरी मिल जा रही है, तीसरी भी मिल जा रही है, चौथी आके मिल जा रही है, एक सिस्टम, एक तंत्र, एक जाल का निर्माण कर दे रही है, उन्हीं को हम बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र मतलब समझ गए? आगे की तरफ बढ़े। जादू टोना वाला नहीं तंत्र, बात है भूत प्रेत वाला नहीं, ठीक है? चले आगे की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा? एकदम जा रहा ना? देखो, बुद्धि विवेक में एकदम ठीक ठाक जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? बात समझ में आ रहा? नहीं तो दिक्कत हो जाए। चलिए भैया आगे बढ़े, समझ में? चलिए,
तो आप ये चीजें समझ लें। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बोला इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? एक आपने बोला एक हिमालय से निकलने वाली नदी, नहीं, एक हिमालयन अपवाह तंत्र, एक हिमालयन अपवाह तंत्र, और एक आपने लिखा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यही तो आपने पढ़ा, यही तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यही तो। नेक्स्ट, हिमालय अपवाह तंत्र जो है, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो आप बोलेंगे हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो प्रमुख 3 कितनी है? एक का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, और एक का नाम है गंगा नदी। कौन नदी? और एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। बातें क्लियर हो गई? चले आगे की तरफ पढ़ो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख 3 नदियां हैं, एक सिंधु है, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र। बातें क्लियर होगी? हिमालय से निकलने वाली कितनी नदियां हैं? नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। क्या बातें क्लियर होगी? आप फिगर पे भली बात देखे होंगे कि मैंने एक फिगर बनाया ऐसे, और आप जानते हैं इधर अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपीय क्षेत्र इतने वाले हिस्से को बोलते हैं हिमालय के नीचे वाले हिस्से को, और इधर जो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उन्हें अरब सागर में गिरने वाली नदियां बोले, और जो बंगाल की खाड़ी में नदी जाके गिर रही है उसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बोले। बातें समझ में आई? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी? इधर अरब सागर पनिया में कौन से अपने जल को गिरा रही है? डिस्चार्ज कौन सी नदी कर रही है? तो मुख्यतः आप देखेंगे पहली नदी का नाम है साबरमती नदी, साबरमती। दूसरी नदी है नर्मदा, मुख्यतः लिख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। दूसरी है नर्मदा नदी। हैं तो बहुत सारी नदियां, लेकिन आपको जानना है, फैक्ट आपको जानना है, नर्मदा नदी। एक का नाम है ताप्ती नदी, एक का नाम है शरावती नदी, भारत पूछा भी कहते हैं। ये नदियां हैं, आज इत्यादि नदियां हैं और सारी नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जैसे ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। दूसरी है गोदावरी नदी, तीसरी है कृष्णा नदी, और एक और लिखना है यहाँ पे, दूसरी इसको लिखना महानदी। इसको तीसरी बना लो, इसको चौथी बना लो, इसको पांचवी बना लो, कावेरी। ये आपको नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती, कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बातें क्लियर हो? चलो लिख लो, नोट करो। हो गया सभी को? चले स्टार्ट हो जाए।
में गिरने वाली नदियां। शार्ट में लिखा है, पूरा कर लिखा है। हो गया सभी का? अभी नहीं हुआ। कहाँ से आते हो? दूर से आते हो? कहाँ से? कहाँ पे? इधर है कि? हाँ, जगह तो देखा कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर में कुछ नहीं है। और 4-5 किलोमीटर। चले आगे। हो गया सभी का? बोलो आप। तो हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी अपुआतन। अब नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी अपुआतन। लिखिए, अब हेडिंग बनाइए। क्या आज पढ़ेंगे? कौन सी नदी? सिंधु नदी। एक एक नदी के बारे में पढ़ते जाएंगे। सिंधु नदी अपुआतन। कौन सी नदी अपुआतन? सिंधु नदी अपुआतन। बातें क्लियर हो गई? चले, हेडिंग क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का अपुआ तन, इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस रिवर। इंडस, बातें क्लियर हो गई? क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस रिवर, इंग्लिश में बोलते हैं। आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा। पॉइंट को दोनों चीज आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है? कब इसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए। नहीं तो शादी वादी हो जाएगी तो रिवर को इंग्लिश में नहीं जानोगे, रिवर नदी बोलोगे। क्या बोलोगे? नदी। थोड़ा इंग्लिश आएगी तो क्या समझेगा कोई भी। हाँ, लग रहा लड़की इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है। बात समझ रहे ना? आप लोग थोड़ा इंग्लिश जानेंगे तभी वैल्यू देगा, नहीं तो वैल्यू नहीं देगा। बात समझ रहे ना? थोड़ा इंग्लिश में बोल देंगे तो समझ जाएगा, कुछ है इसके अंदर, दम वम है। बात समझ रहे ना? बहुत कुछ दम है, ज़्यादा लागने लायक कुछ नहीं है। चलिए आगे तरफ बढ़ें। चलिए फिगर एक बनाते हैं हम लोग। चले, ये इंडिया का फिगर है जो ठीक ठाक नहीं बना है लेकिन समझाने योग्य बना। बातें क्लियर हो गई? आप देखते हैं इधर एक है, इसको थोड़ा इधर बना दे, थोड़ा गड़बड़ बन गया था। चलिए सही है, बन गया वो चौथा जैसे भी बना। इधर है अफगानिस्तान, कौन सा तान? इधर है पाकिस्तान, कौन सा तान? इधर है आप जानते हैं चीन, और चीन के अंदर में है तिब्बत, और आप जानते हैं यहाँ है नेपाल, क्या है? और आप जानते हैं यहाँ भूटान, भली बात जानते हैं भूटान। भूत को हर कोई देख के क्या करता है? कांपता, थरथराता। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, क्या है? और आप इधर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के इधर पूर्व में देखेंगे म्यांमार है, कौन सा राज्य है? और आप यहाँ देखेंगे बांग्लादेश।
बातें क्लियर होगी? चलिए सुनिए, तिब्बत में ग्लेशियर है, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते जान लीजिए। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी को हम बोलते हैं, इसी का एक हिस्सा है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा है? नहीं लिखते हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जब ये ग्लेशियर पिघलेगी, जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर पिघलने के बाद एक बड़ी जलराशि इकट्ठा होगी कहीं ना कहीं, और जो जलराशि पिघलने के बाद इकट्ठा होगी यहाँ पे, उसे बोलेंगे झील। क्या बोलेंगे? इसी के पास एक झील का निर्माण होता है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? पानी इकट्ठा हुआ और वो झील बना, उसी को बोलते हैं मानसरोवर झील। क्या बात है? झील छिछिल होता है, छिछला होता है, मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता। यही तो होता है ना, यही तो होता है। क्यों कहते हैं झील से तेरी आंखें, झील से तेरी आंखें, मतलब झील जैसी आंखों में कोई डूब ही नहीं सकता, क्योंकि झील डूबने योग्य होती है। लेकिन समुद्र क्या कर सकता है? डुबा सकता है। क्या कर सकता है? डुबा सकता है। तो मेरी बात समझना, इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? सिंधु। और सिंधु नदी जब निकलती है, आप कुछ चीजें जानिएगा। यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? और एक यहाँ है जिसका नाम है हिमाचल, और एक यहाँ है जिसका नाम है उत्तराखंड, और एक यहाँ है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं जान लीजिए, एक यहाँ है जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? इतने ही राज्यों का खेल है पढ़ने के लिए। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और निकलने के बाद ये है लद्दाख पूरा राज्य, और लद्दाख में एक पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत। कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी। बातें क्लियर हो गई? चलिए, सिंधु नदी निकलती है, और निकलने के बाद लद्दाख के सर्वप्रथम दमचौक में प्रवेश करती है। कहाँ पे? दमचौक एक स्थान है, दमचौक, और दमचौक के पास ही एक झील है जिसका नाम है पैंगोंग झील। कौन सी झील? पैंगोंग त्सो। तिब्बत भाषा में इसे त्सो को झील कहते हैं। तो पैंगोंग त्सो जो झील है, इसको लेकर काफी भारत और चीन के बीच काफी विवाद हुआ। गलवान घाटी को लेकर और पैंगोंग झील को लेकर काफी विवाद हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ, कई लोग इसमें शहीद भी हुए, क्योंकि एलएसी जो है, ये एक्चुअल में जो एलएसी का मतलब होता है मेरे मित्र, एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एग्जैक्ट लाइन को नहीं दर्शाता, ये प्राकृतिक विभाजन है, और ये एकदम एग्जैक्ट नहीं दर्शा पाता, इसीलिए इसको लेकर काफी विवाद। बातें क्लियर हो गई? बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी सर्वप्रथम दमचौक में प्रवेश करती है। दमचौक में प्रवेश करने के बाद ये नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच को काटते हुए पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए अपने जल को पश्चिम की दिशा में प्रवाहित करती है, और पीओके के क्षेत्र में पहुंचकर चिल्लामू, कौन? चिल्लामू को क्रॉस करती है, और चिल्लामू को क्रॉस करने के बाद अफगानिस्तान जाती है, अफगानिस्तान से लौटती है, और पाकिस्तान के कराची एक राज्य है, कराची के पूर्व से होते हुए अपने जल को कहाँ गिरा देती है? अरब सागर। कहाँ गिरा देती है? और इसके नीचे भी एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर। लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? आप बोलेंगे सिंधु। कौन सी नदी बहती है?
कौन सी नदी है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट रही है? कौन सी नदी है? सिंधु। क्या बात है सबको? कौन सी नदी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 है। बातें क्लियर हो गई? चले, भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 1114 है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई 2880 किलोमीटर। समझ में आता? चले, कोई दिक्कत? जब ये नदी आती है बहते हुए, पाकिस्तान के कराची से बहते हुए आती है, तो अपने साथ बड़ी तेजी से पानी का प्रवाह लेती है, जल को बड़ी तेजी से लाती है और लाने के बाद यह नदी जब सागर के किनारे लाके छोड़ती है अपने जल को, जब छोड़ती है बड़ा तेज वेग होता है, जब छोड़ती है तो अरब सागर का तट का पानी बड़ी तेजी से धक्का मारती है, अरब सागर के धक्का मारती है और तट के किनारे का पानी बड़ी तेजी से पीछे की तरफ उठता हुआ जाता है, उसे बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं? और धक्का किसके द्वारा मारा जाता है? नदी द्वारा, ज्वार नदी। कहाँ मारा जाता है नदी पे? मुहाने पर। ज्वार नदमुख के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को ज्वार नदमुख के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब ये नदी आती है बहते हुए तो बड़ी तेजी से अरब सागर के तट पर धक्का देती है जल को, और जब धक्का देती है तो जल ऊपर की तरफ उठ जाता है और ऊपर की उठने की प्रक्रिया को ही ज्वार कहते हैं। किसके द्वारा धक्का दिया गया? नद द्वारा धक्का दिया गया, नद बोलते हैं। और कहाँ पे दिया गया? नदी के मुहाने पर दिया गया, अरब सागर के तट पर। इसीलिए इस नदी को ज्वार नदमुख के नाम से भी जानते। इसको नहीं समझ में आया? ये नदी जब आती है तो ये नदी डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। मेरे में किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। व्हाट इज एस्चुरी? एस्चुरी क्या है? एस्चुरी क्या है? तो आप एक लोटा पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, जमीन पे डालना चालू कर दीजिए और जो गड्ढे बनेंगे, जो भी आकार के गड्ढे बनेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? जहाँ मिट्टी लाके पृथ्वी, जहाँ मिट्टी को लाकर नदी इकट्ठा करेगी वो डेल्टा का निर्माण कराएगी, और जहाँ पानी से गड्ढा बनेगा वो एस्चुरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस्चुरी। आप देखते होंगे जब टिब्बल का पानी टिब्बल देता है बड़ी तेजी से, जहाँ पानी गिरता है वहाँ गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है भी आकार का, और ये जो भी आकार का गड्ढा होता है इसी को बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? लेकिन फिगर बनाओ, सारे लोग फिगर बनाओ। फिगर एक पॉइंट और देखिएगा, जब एक पीओके के पास पहुंचती है तो एक गाज का निर्माण करती है भी आकार। पर्वत को काटकर एक भी आकार का गाज का निर्माण करती है। मेरी बात को समझना, लद्दाख में पीओके में, पीओके इधर पीओके है, इधर पीओके है। पीओके में ये नदी पर्वत को काटती है। कैसे काटती है? पर्वत को काटती है, और जब पर्वत को काटती है तो ऊपर पहले बह रही थी, काट कर नीचे नदी बह रही है, तो ये जो घाटी नुमा बनता है भी आकार का ऐसे, उसी को बोलते हैं गाज, और इस गाज का नाम है बुंजी गाज। कौन सी गाज? बुंजी गाज। बुंजी गाज का निर्माण कौन सी नदी करती है? कौन सी नदी करती है? बातें क्लियर हो गई? फिगर बना लो, सभी लोग फिगर बना लो। चलिए आगे की तरफ बढ़े। देखो ज्योग्राफी तो इजी है, ज्योग्राफी को जब मैप पे पढ़ा जाता है तभी इजी लगती है। बातें क्लियर हो गई? इसीलिए कहते हैं, कहा जाता है मैप इज द हेड ऑफ ज्योग्राफी। मैप का, अगर भूगोल का हृदय किसी को कहते हैं तो मैप को, मैप इज द हेड ऑफ ज्योग्राफी।
गया। सुनिए, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोलिए, सिंध नदी का उद्गम किस हिल से होता है? किस ग्लेशियर से होता है? चेमायोडू ग्लेशियर। किस दिशा में प्रवाहित होती है? पश्चिम। भारत के सर्वप्रथम कहाँ पहुंचती है? दमचौर। किस राज्य में पहुंचती है? केंद्र शासित लद्दाख। ठीक है। किन पर्वत श्रेणी को काटती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। किन दो पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्पर। और लास्ट में क्रॉस कहाँ करती है? चिल्ला। कौन सी नदी है जो भुंजली गाज का निर्माण करती है? सिंधु। और ये कितने देशों में प्रवाहित होती है? 1 2 3 4। कितने देशों में प्रवाहित होती है? 4। अफगानिस्तान से लौटती है और पाकिस्तान के कराची से होते हुए अपने जल को कहाँ गिरा देती है? कहाँ गिरा देती है? कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में गिरा देती है। क्या बातें सबको समझ में आया? सिंधु नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? एस्चुरी में समझ गए? समझ गए। इस नदी को ज्वार नदी के नाम से भी जानते हैं। एकदम हलचल मचा देती है जहाँ अपने जल को छोड़ती है। ठीक है। नदी द्वारा मुहाने पर हलचल मचा दिया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख। बातें क्लियर हो गया? इस नदी की कुल लंबाई 2880, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू, सभी को थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को